हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की एक जो विशेष क्लास हम लोग आज कंडक्ट करने वाले हैं, उसमें जो है हम लोग जल्दी जल्दी से इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो सेशन रहेगा हमारा, ठीक है, इसके बाद में आप लोगों की एक टेस्ट भी है। और आज हम लोगों ने, ठीक है, ठीक है, यादव रुद्र यादव जी को यहाँ से हम जो है बैन कर देते हैं। चलिए, एक शुभ शुरुआत। यादव रुद्र यादव जी, यू हैव बीन ब्लॉक। चलिए, ऐसी हरकतें क्यों करते हो यार जबरदस्ती की, मतलब कि जिसमें तुमको ब्लॉक करना पड़े। चलिए आ जाइए, बाकी लोगों का नुकसान ना हो, इसी वजह से उनको हटा दिया गया है, शरारती तत्व को। तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें हमारे आज के सेशन की, तो आज के सेशन के बाद में आप लोगों की एक टेस्ट भी होने वाली है। और जो है टेस्ट जो है हमने सारे इंतजाम किए हैं कि इस बार आपकी टेस्ट में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आप लोगों के कोई उसके अंदर में जो डबल मोबाइल के अंदर में शुरू करके लोग चीटिंग कर लेते हैं कई बार, वो चीटिंग ना हो। ठीक है, पिछले वाले टेस्ट को हमने कैंसिल कर दिया था, और इस बार जिन लोगों ने पिछले बार टॉप किया है, वो इस बार भी अगर उन्होंने पढ़ाई की हुई है तो वो लोग इस बार भी टॉप कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग आज की जो है 3 बजे आपकी टेस्ट होंगी। जिन लोगों ने रजिस्टर किया है उन्हीं लोगों की टेस्ट होंगी। टेस्ट कैसे देना है आप लोगों ने, किस प्रकार से आप लोग टेस्ट दे सकते हो इस बार, वो मैं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर में बताऊंगा आगे में, क्योंकि थोड़ा सा तरीका चेंज होगा आप लोगों के टेस्ट देने का। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि जो लोगों ने, मतलब पता नहीं यार ऐसा क्यों करते हैं लोग कि 2 मोबाइल में खोलकर इधर से क्या मिल जाता है उनको, इसमें टॉप करके क्या कर लोगे तुम, या इसमें अच्छा करके क्या कर लोगे। ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है मेनली। ठीक है, बिहार का नाम रोशन करना है, ऐसा थोड़ी करना है यार कि बिहार के लोग जो है यार वो नॉर्मल टेस्ट में भी चीटिंग कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी करना है आप लोगों ने नाम। चलिए, अभी इस बार नहीं कर पाओगे, हमने हमारी पूरी तैयारी कर ली गई है उसमें। नाउ फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर में ये रहा। ओके, कैसे देना है टेस्ट मैं लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। पिछली बार जो 2-3 क्वेश्चन शो नहीं हो रहे थे, इस बार ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। पिछले बार AWS सर्वर का इशू था, इस बार नहीं आएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर में एशियाई विकास बैंक के भारत के नए देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जल्दी से बताइए। ये भी एक जो है फ्रेंड्स, एक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी आप लोग देखिए जल्दी से और बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एशियाई विकास बैंक के भारत के ओर से निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक। अब देखिए एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहां पर में, एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि फिलीपींस के अंदर में, ठीक है, मांडला लुयुंग, ठीक है, मनीला जो राजधानी है, मनीला, मनीला, ठीक है, मनीला राजधानी है फिलीपींस की, फिलीपाइंस, ठीक है, इसकी राजधानी है। वहां पर में एक जगह है जिसका नाम है आप लोगों का मांडाल यूंग। ठीक है, मांडाल यूंग, मांडालुयुंग, ठीक है, वो जगह है। मनीला भी आप लोगों ने याद रख लिया तो भी चल जाएगा आप लोगों का, वहां पर में इसका हेडक्वार्टर्स है। और भारत भी उसका सदस्य है, भारत भी उसका जो है स्टेक होल्डर है। जो है 1966 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, 1966 के अंदर में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। अब भारत के लिए, हर देश के लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है जिसको डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है। तो मियू ओका जो है, ये याद रखना है, ये भारत के लिए डायरेक्टर है, मतलब भारत के लिए जितना भी व्यापार है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, वो कौन देखेंगी, मियो ओका देखेंगी। ये याद रखना है आप लोगों ने, मियो ओका। ये करंट अफेयर की न्यूज है आप लोगों की, इसी वजह से आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो 1966 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अंदर में मेंबर्स कितने हैं, तो मेंबर्स इसके अंदर में है आप लोगों के 68 मेंबर्स है, भारत को मिला के 68 मेंबर्स। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। बाकी ये मासा मासात्सुगु आसाकावा जो है, ये उसके प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है ये पूरे एशियन डेवलपमेंट बैंक के, एडीबी के प्रेसिडेंट है। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ओके, तो क्या क्या हमने क्या क्या सीखा, चलो रिवाइज करते, क्योंकि मेनली चीज क्या है, हमने क्या सीखा। टीचिंग परीक्षा दानी सर की टैगलाइन, हमने क्या सीखा। हमने सीखा एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर में है। मनीला में भी एक जगह है, मनीला एक बड़ी जगह है, मनीला, मनीला के अंदर में, ठीक है, मांडालू युंग
करके एक जगह है आप लोगों की, मांडालुयुंग करके एक जगह, वहां पर में जो है फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर्स है मांडालुयुंग। मनीला ना आए तो मांडालुयुंग लगा देना कम से कम, वैसे मैक्सिमम टाइम मनीला आता है, अगर मनीला ना हो तो उसकी जगह में मांडालुयुंग लगा सकते हो आप, उसी में मनीला में ही है वो जगह, फिलीपींस के अंदर में। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1966 के अंदर में हुई थी। कितने मेंबर्स है इसके भारत को मिला के? 68 मेंबर्स है, 68 मेंबर्स है। ठीक है, एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट कौन सा है? मात्सुगु असाकावा। ठीक है, ये उनके प्रेसिडेंट है। और भारत का कामकाज कौन संभालेंगी? भारत के जितने भी लोन है, भारत के जितने भी बिजनेस है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में, मियो ओका ये संभालेंगी। ये हमने सीखा आज। ठीक है, इसको रिवाइज करके अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बना के मैं आप लोगों को करवाऊंगा अभी। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी यहाँ पर में आंसर हो जाएगा, ये है आपकी, ठीक है, मियो ओका, मतलब आपकी ही जिसकी भी है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, मैप जो है ना यहाँ पर में, उसको केवल रेफरेंस के लिए देखा जाए मैप को। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जब भी शादी ब्याह हो तो सिर्फ केवल फोटो देखकर जो है वो नहीं कर लेनी चाहिए, नहीं तो आप लोगों के आंसर्स भी गलत हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पर में, ठीक है, ए अभी आंसर भी ए आंसर लगा रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, या सी आंसर लगा रहे हैं, कोंकण लगा रहे हैं कि कोंकण तट की तरफ में मैप में दिख रहा है भाई तूफान आते हुए, तो उधर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, यह है हमारा प्यारा सा भारत। ठीक है, इसको आप लोग कहते हो कोंकण तट, इधर साइड वाले को इसको कहते हो कोंकण तट, कोंकण। ठीक है, कोंकण तट। ओके, उसके बाद में नीचे वाला जो है फ्रेंड्स, ये है आप लोगों का मालाबार तट, मालाबार, माला, ठीक है, मालाबार तट। केरल के तट को मालाबार तट बोलते हैं। अच्छा, केरल के तट के ऊपर में कौन सा वाला आंदोलन हुआ था मालाबार तट के ऊपर में? मोपला आंदोलन हुआ था, याद आ रहा है? मोपिल्ला या मोपला आंदोलन बोलते हैं जिसको, मालाबार तट पर हुआ था। ठीक है, यहां पर में है आप लोगों का इधर में कोरोमंडल तट, कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। अभी जो कोरोमंडल तट है ना, ये आप लोगों का ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा आप लोगों को तूफान देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है आपको कोरोमंडल तट के ऊपर में, ये इधर वाले तट में, बंगाल की खाड़ी वाला तट जो है, वहां आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स, आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, मोपला आंदोलन 1921 के अंदर में जो इसने उग्र रूप ले लिया था, वो मालाबार तट के ऊपर में हुआ था, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए, तो कोरोमंडल तट जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज यहाँ पर में इनमें से, यहाँ पर में निम्नलिखित में से पूछा है ना, इसी वजह से ये आंसर होगा। अदरवाइज अगर नॉर्दर्न सिरकार दिया होता तो वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है वो तो। ठीक है, नॉर्दर्न सिरकार, ये इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार। क्या बोलते हैं इसको, ये वाले तट को नॉर्दर्न। कोरोमंडल के ऊपर में कौन सा आता है? नॉर्दर्न, नॉर्दर्न। ठीक है, सिरकार लिखो सभी लोग, नॉर्दर्न सिरकार, सबसे ऊपर वाला, उससे भी ऊपर वाला, कोरोमंडल के भी ऊपर वाला, नॉर्दर्न सिरकार। ठीक है, अगर कोरोमंडल और नॉर्दर्न सिरकार में से हम लोगों को कंपेयर करना होता तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स नॉर्दर्न सिरकार हो जाता। बट यहाँ पर मैं बोला है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इनमें से जो दिया हुआ है उसमें से आप आंसर लगा लोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर में जो दिया हुआ होता है ना, उनमें सबसे क्लोजेस्ट आंसर चुनना होता है आप लोगों को। उत्तरी सिरकार या नॉर्दर्न सिरकार कहते हैं उसको। नॉर्दर्न मतलब उत्तरी, सिरकार तो उत्तरी सिरकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। आप लोग यहाँ पर में इस पर्टिकुलर इसमें देख सकते हो आप लोग मैप के अंदर में, यहाँ इस मैप के अंदर में आप लोग देखिए, ये इस तरीके से ये कोरोमंडल तट जो है आप लोगों का, और ये उत्तरी सिरकार तट जो है, ये इधर साइड वाले इलाके के अंदर में सबसे ज्यादा जो है आप लोगों को तूफान देखने के लिए मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, आपके चक्रवात, ये आप देख सकते हो, ये इस तरीके से कई सारे तूफान जो है यहाँ पर में आते हैं आप लोगों के, ये है ना। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? अब देखिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स प्रपोजर बोला गया है, जब ये प्रस्ताव आया था तो इसके प्रस्तावक कौन थे? ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर में गांधी जी का नाम जो है अक्सर आप लोग लेते हो फ्रेंड्स, ये गांधी जी जो है उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसकी नींव रखी, उसको लीड किया। लेकिन जब ये प्रस्ताव आया था तो इसको प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, प्रस्तावक, तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक के रूप में हम जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रस्तावक या प्रपोजर ऑफ भारत छोड़ो आंदोलन।
ठीक है। तो एक प्रस्ताव रखा था, जब मीटिंग होती है ना तो कोई ना कोई एक प्रस्ताव रखता है कि मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसको शुरू किया जाए। तो वो थे ऑफिशियली पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, प्रस्तावक, प्रपोजर। ठीक है, चलिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। अगर हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़ी सी बातें करें फ्रेंड्स, यहाँ पर में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट वाली चीजें जो हम लोगों ने सीखनी है, तो उसके ऊपर में ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहली बात तो ये अगस्त, ठीक है, 1942 में हुआ था आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसी वजह से इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ था, कारण क्या था, जो 15 मार्च 2024 की एग्जाम में पूछा भी गया था आप लोगों से। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ था। तो ये यहाँ पर में क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के कारण क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। क्रिप्स मिशन आया कब था, ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 में आया था। इसी वजह से क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद में गांधी जी ने बोला था कि अब हम लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। ठीक है, और हमने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। तो क्रिप्स मिशन के फेल होने की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए, आया था कि नहीं आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, आया था ना। तो बिल्कुल क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगस्त 1942 में हुआ था। दो और चीजें अगर आप लोग कहो तो मैं आप लोगों को अभी के अभी याद करवा देता हूँ जल्दी से। फ्रेंड, सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं 3300 के करीब लोग जुड़ चुके हैं 11 मिनट के अंदर में। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे हर कोई बच्चा। देखिए, अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, नायिका, ठीक है, आप लोगों से बोला जाता है नायक। नायक किसको माना जाता है, नायक। ओके, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन का नायक किसको माना जाता है, तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। जयप्रकाश नारायण नायक। और नायिका किसको माना जाता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, नायिका या हीरोइन ऑफ जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, उस समय में वो यंग थे, ठीक है, एनर्जेटिक थे, और उन्होंने जब बाकी लोगों को बंद कर दिया गया था जेल में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, तो इन लोगों ने ही कमान संभाली थी। तो नायिका कहा जाता है आपका अरुणा आसफ अली को, अरुणा आसफ अली को। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, अरुणा आसफ अली, इनको नायिका कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीजें है। अंबिका चरण मजूमदार किसने लिखा भाई, अंबिका चरण मजूमदार उस समय तक जिंदा भी नहीं थे। तो नायक और नायिका, ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, गुड। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने सीखी आज इसके अंदर में। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। विनिवेश क्या होता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट इसका मतलब क्या होता है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज जो है आप लोगों का टेस्ट होगी, और जिन बच्चों ने टेस्ट में रजिस्टर किया होगा वही लोग टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, एक बेहतर कंपटीशन के लिए एक अच्छे तरीके से उसको टेस्ट को कंडक्ट करवाने के लिए हम लोगों ने लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने, जितने भी बच्चे उन लोगों ने रजिस्टर कर लिया होगा टेस्ट के अंदर में। टेस्ट के अंदर में कैसे रजिस्टर करना है वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा समय आपको जिन बच्चों ने नहीं किया उनके लिए भी दे दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग पूरा अच्छे से देखते रहिए। जी प्राची सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए बताइए यहाँ पर में डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। विनिवेश का मतलब निजी कंपनियों के शेयरों की सरकार को बेच देना, सरकार के शेयरों को की निजी कंपनियों को बेच देना, निवेश में वृद्धि या व्यापार चिंताओं को बंद करना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, और पैसा डालना, और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा, उसमें से पैसा निकाल लेना और जो आपके पास में चीज है उसको बेच देना। तो निवेश, निवेश का उल्टा। तो सरकार क्या करती है, सरकार अपने शेयर जो है वो निजी कंपनियों को बेच देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए कि एक कंपनी है, ठीक है, हमारे भारत की इंडियन ऑयल, ठीक है, सरकार ने क्या किया, उसके कुछ शेयर जो है वो बेच दिए प्राइवेट कंपनीज को। एलआईसी, एलआईसी के कुछ शेयर जो है उसको बेच दिए, प्राइवेट लोगों को बेच दिए। ठीक है, उससे क्या हुआ, सरकार के पास में पैसा आया, सरकार ने विकास कार्य में उसको खर्च किया। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, सरकार के पास में जो संपत्ति है उसको, उसके शेयर्स बेचकर उससे जो पैसा आता है उससे विकास कार्य करने की कोशिश करती है, उसको विनिवेश कहा जाता है। तो सरकार के, ठीक है, ऑफ लोडिंग कहते हैं उसको इंग्लिश के अंदर में, ऑफ लोडिंग। देखो, ऑन लोडिंग मतलब खरीदना, ऑफ लोडिंग मतलब बेचना।
तो ऑफ लोडिंग की गई, ऑफ लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, ऑफ लोड कर देना, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ऑफ लोड कर देना। तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का। इसको विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और डिसइन्वेस्टमेंट हमारे भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, आप लोगों का ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके सूत्रधार थे, ठीक है, नरसिम्हा राव की जब सरकार बनी थी 1992 में, तब से ये शुरू हुआ था। ओके, तो विनिवेश तब से शुरू हुआ। आप में से कितने भी लोग जो है कुछ लोग हो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कंट्रीब्यूशन को ना मानते हो, या आपका जन्म ही नहीं हुआ हो उस समय में, लेकिन अगर हमारे भारत के अंदर में किसी व्यक्ति ने हमारे देश को आज जहां हम हैं उसमें एक बहुत बहुत बड़ा योगदान है, अगर किसी किन्हीं दो व्यक्तियों का, तो एक जो है नरसिम्हा राव और एक डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1992 से लेकर 1997 तक का समय सबसे मुश्किल समय था, जहां सबसे मुश्किल फैसले लिए गए, जहां पर में हमारे भारत के पास में केवल 15 दिन का पैसा बचा हुआ था कि 15 दिन का हम आयात कर सके। उस समय में फैसला लिया गया कि हम हमारे देश का सोना जो है गिरवी रखकर पैसा लेंगे, और उस पैसे से हमने इतनी अकूत संपत्ति हमारे भारत के अंदर में बना ली, और इसका पूरा श्रेय जाता है, ठीक है, मनमोहन सिंह जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। यहाँ पर मैं विनिवेश, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, आपको बताना है हमारी आकाश गंगा जो है, मिल्की वे आकाश गंगा हमारी, जल्दी बताइए यहाँ पर में, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप गैलेक्सी कौन सी है? सिंपल एंड इजी रेसिपी विद अंशिका जी, हो तो बहुत इजी लगता है। चलो थैंक यू वेरी मच सिंपल जी। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं हमारी, हम जिस जो है आकाश गंगा में रहते हैं, आकाश गंगा या फिर गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको बताऊं, गैलेक्सी, ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग, गैलेक्सी का मतलब होता है जिसमें खरबों तारे हैं, और वो खरबों तारे जो है वो एक समूह में है। हमारा एक स्टार है, ठीक है, ऐसे हम उसके आजू बाजू में घूम रहे प्लैनेट्स, ये हमारा सोलर सिस्टम हो गया। ऐसे जो है फ्रेंड्स 100 करोड़, ठीक है, सूरज, 100 करोड़ सूरज, और उनके पता नहीं कितने तो भी अनगिनत जो है वहां पर में आप लोगों के उनके प्लैनेट्स, ठीक है, उनके चंद्रमा, ये सबका एक लोकल जो ग्रुप है उसको गैलेक्सी बोलते हैं। एक गैलेक्सी हमारी जिसका नाम मंदाकिनी है, या मिल्की वे, जिसको इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है, इंग्लिश में इसको जो है वो मिल्की वे भी कहते हैं, मिल्की, ठीक है, मिल्की वे, मिल्की वे भी कहा जाता है उसको। ये एक हो गई। ऐसे कम से कम, ठीक है, 100 खरब, 100 करोड़ नहीं, अब 100 खरब, ठीक है, मतलब 100 करोड़ गैलेक्सीज अभी तक, कम से कम अभी तक जो है जितना हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसके अंदर में इतनी गैलेक्सीज है। हमारे अपने खुद की गैलेक्सी के अंदर में कम से कम 100 करोड़ तारे हैं हमारे सूरज जैसे, ठीक है, तो सोचो कितनी बड़ी हमारी जो है गैलेक्सी होंगी। ऐसी 100 खरब गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड में अब तक, जो हमारा ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड है उसके अंदर में मौजूद है। ठीक है, तो आप सोचिए आप कितना कितना विशाल हमारा ब्रह्मांड है। ठीक है, और उसमें जो हमारी मंदाकिनी, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, वो उसके सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है? ठीक है, तो सबसे पास वाली जो गैलेक्सी है आप लोगों की, उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। मतलब वहां पर में भी फिर उतने ही तारे, ठीक है, 100 करोड़ के करीब तारे उसके अंदर में भी। ओके, तो 100 करोड़ तारे सोचिए, तो सबसे पास वाली जो हमारी गैलेक्सी है ना, वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है हमारी। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इसके अलावा जो है फ्रेंड, जिन लोगों ने सीरियस तारा, सीरियस लगाया है इसका आंसर, मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि सीरियस जो है वो सबसे चमकीला तारा है। वो सबसे पहली बात तो वो स्टार है, स्टार है, ठीक है, तारा है वो, ठीक है, और तारा भी सबसे चमकीला तारा, सबसे, ठीक है, चमकीला तारा, हमारे आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा सीरियस, और वो स्टार है, गैलेक्सी तो है ही नहीं पहली बात वो। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया क्या? हमारी गैलेक्सी के बाहर जो और हमारी दूसरी गैलेक्सी है, जो हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है, ठीक है, अगर उस गैलेक्सी तक भी हमको पहुंचना है आज की स्पीड से, ठीक है, जितनी हमारी स्पीड है, हमारी मैक्सिमम स्पीड, तो भी कम से कम जो है फ्रेंड्स हमारे को जो है ना 10 करोड़ साल लग जाएंगे हमको वहां तक पहुंचने में हमारी स्पीड से। ठीक है, अभी हमारे पास में जो स्पीड मौजूद है उसके लिए। ठीक है,
चलिए, तो सीरियस बोले आप लोगों से। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, सीरियस को किस नाम से जाना जाता है? सीरियस को जो है फ्रेंड्स, एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने, एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखेंगे आप सभी लोग, सीरियस को डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, डॉग स्टार। ठीक है, डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। उसके पीछे का एक अलग कारण है, कैनाइन जो है कॉन्स्टिलेशन के अंदर में मौजूद है वो। ठीक है, कैनाइन नक्षत्र मंडल के अंदर में, इसी वजह से उसको डॉग स्टार भी कहते हैं। तो सीरियस को डॉग स्टार भी कहा जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। लेकिन वो स्टार है। अभी यहाँ पर मैं बात हो रही थी गैलेक्सी की, आकाशगंगा की पास वाली सबसे सर्वाधिक समीप गैलेक्सी की, तो एंड्रोमेडा आंसर है। ठीक है, चलिए, जो भी चीजें थी मैंने बता दी। आप कोई भी आप लोगों से जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, आपके टेस्ट के अंदर में आज टेस्ट होने वाली है, सभी लोग लाइव देखेंगे इसको, और जल्दी जल्दी से लाइक भी करते रहेंगे सेशन को फ्रेंड्स। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के ब्लैंक तरंग धैर्य को अवशोषित करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्लोरोफिल, ये क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप लोगों ने इसी वजह से इसको याद रखना है। देखिए, क्लोरोफिल जो है ना, आपको पता है ये हमारा जो है, ये सूरज चाचू है। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ जो हमारी पत्तियां होती है इस तरीके से। ठीक है, तो जो पत्तियां है वो क्या करती है, उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, उसको जो सूरज का प्रकाश आ रहा होता है उसको अवशोषित करता है। तो उसमें से कौन सा वाला प्रकाश है जो सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, वो एब्जॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट, कौन से वाले? क्योंकि आपको पता होना चाहिए विबग्योर, ठीक है, 7 प्रकार की उसके अंदर में लाइट होती है, तो उसमें से कौन सी वाले प्रकार की लाइट को वो अवशोषित करता है? ठीक है, लाल से नीले के बीच में जो स्पेक्ट्रम होता है ना, रेड से ब्लू के बीच का जो स्पेक्ट्रम होता है, उसको अवशोषित करता है। ठीक है, रेड एंड ब्लू वाला सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, रेड एंड ब्लू, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रेड स्पेक्ट्रम जो होता है, लाइट, एक जो लाइट है ना उसके अंदर में अलग अलग कलर है, अलग अलग वेवलेंथ के। क्लोरोफिल किसको ऑब्जर्व करता है? तो रेड वाले को और ब्लू वाले को ऑब्जर्व करता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो अलग अलग वेवलेंथ होती है, लाइट के अंदर में 7 रंग है, और सातों रंगों की अलग अलग वेवलेंथ है। तो क्लोरोफिल किसको एब्जॉर्ब करना है? क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो कौन से वाले वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? ब्लू एंड रेड को वो। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए, तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेड एंड ब्लू, ये याद रखना है आप लोगों ने, आरबी, क्लोरोफिल। ठीक है, आरबीसी याद रख लो, आरबीसी। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो रेड एंड ब्लू को करता है, रेड एंड ब्लू एब्जॉर्ब बाय आरबीसी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर्स यहाँ पर में आ गए हैं, और ऐसे ही आप लोग जो है आंसर्स करते रहेंगे आगे में भी, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में कूका आंदोलन जो है आप लोगों का, आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में किस राज्य में शुरू किया गया था? ठीक है, कूका आंदोलन, और इसमें जो है ना आप लोगों से ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है, कूका आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बता देंगे आप लोग, कूका मूवमेंट, बताइए जल्दी से कूका मूवमेंट के बारे में। मम्मा बेटा कॉर्नर बोल रहे हैं कि सर मैंने सोचा है कि बीपीएससी क्लियर होने के बाद यूपीएससी की तैयारी भी आपसे ही होंगी। चलिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल मम्मा बेटा, आपकी आप मम्मा हो जिसकी, ठीक है, और जो आपके बेटे हैं उनकी दोनों की तैयारी मैं कराऊंगा मैं, फिर उसका बेटा जो होगा उसकी भी तैयारी मैं कराऊंगा। ठीक है, फिर उसका जो बेटा होगा उसकी भी तैयारी कराऊंगा मैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं तो पढ़ाते ही रहूंगा। ठीक है, तो जब आपका बेटा बड़ा होगा तो उसको बोलना दानी सर उसको पढ़ाएंगे बिल्कुल। कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये पंजाब के अंदर में शुरू हुआ था फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, कूका आंदोलन। तो कूका आंदोलन जो है आप लोगों का बेसिकली ये याद रखेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो प्रोविंस थी, ठीक है, पंजाब, उस समय में वहां पर में हुआ था। पंजाब के अंदर में ये एक रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट था, ये आप लोग याद रखोगे, कूका आंदोलन आप लोगों का। और इसके अलावा जो आप लोगों ने इस पर्टिकुलर इसके अंदर में याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, इस पॉइंट से रिलेटेड, वो ये है कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कूका आंदोलन के नेता कौन थे, ये एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों से। ठीक है, तो दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। पहली चीज तो गुरु राम सिंह जो है, गुरु राम सिंह या राम सिंह, राम सिंह, ठीक है, राम सिंह जी। ठीक है,
ये इसके एक नेता थे, और एक थे इनके भी गुरु थे, वो थे बालक सिंह। ठीक है, तो बालक सिंह, ये दो नाम आ सकते हैं आप लोगों के। मैंने हमेशा देखा है फ्रेंड्स कि राम सिंह जी जो है ये आ जाता है ऑप्शन के अंदर में, लेकिन कभी मान लो कि दो ऑप्शन आ जाए तो आपके, तो फिर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि बालक सिंह और राम सिंह जी दोनों ने इसका नेतृत्व किया था, दोनों इससे जुड़े हुए थे, बालक सिंह और राम सिंह। बालक सिंह राम सिंह जी के बालक नहीं थे, वो उनके गुरु थे। ठीक है, वो उनके गुरु थे, तो बालक सिंह और राम सिंह। ठीक है, पंजाब के अंदर में कूका आंदोलन इन्होंने चलाया था। ठीक है, चलिए, आंदोलन जो है 1849 के अंदर में शुरू हुआ था और 1872 तक चलता रहा ये आंदोलन। नाउ फ्रेंड, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ये बता दीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का? फॉसिल फ्यूल, विंड, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। परंपरागत मतलब जो लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा हो और जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हो। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग पवन से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो। अब ऐसा तो था नहीं कि आपके पर दादा जो है वहां पर में जा रहे थे, ठीक है, छत के ऊपर में, और जाकर वो विंड टरबाइन को ठीक करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। कि अकबर जो है वो छत पर जाकर इलेक्ट्रिसिटी का पाना बेंचेस खोलकर जो है वो विंड एनर्जी से चलाता था, या सोलर एनर्जी का वो कुछ कर रहा था, सोलर एनर्जी का पैनल लगा रहा था, नहीं ना। ठीक है, तो ये तो अभी अभी जनरेट हुई है, ये अभी अभी बनी है टेक्नोलॉजी, तो ये परंपरागत नहीं हो जा सकती, गैर परंपरागत है। गैर परंपरागत मतलब अभी अभी जिसका विकास हुआ है। ठीक है, टाइडल एनर्जी की बात करूं अगर मैं आप लोगों से, ज्वारीय ऊर्जा, तो समुद्र का स्तर दिन में एक बार बढ़ता है। ठीक है, इसको हाई टाइड बोलते हैं, और एक बार वो कम होता है, इसको लो टाइड बोलते हैं। ठीक है, तो समुद्र का जो रिदमिक राइज एंड फॉल है पानी का, ठीक है, एक बार समुद्र का स्तर बढ़ना और एक बार समुद्र का स्तर कम होना, जिसको टाइड्स, हाई टाइड और लो टाइड, ज्वार भाटा कहते हैं, उससे जो पानी ऊपर नीचे जो हो रहा है, ठीक है, उसके वजह से जो हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, क्योंकि पानी तो अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है, वो मून, सन और पृथ्वी की ग्रेविटी की कंबाइन इफेक्ट की वजह से, तो हम क्या करते हैं उसकी मदद से थोड़ा सा टरबाइन को घुमा लेते हैं, और टरबाइन घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, वो भी अभी अभी हमने स्टार्ट किया है। बाकी जो फॉसिल फ्यूल है आपका, कोयला, ठीक है, ये सारी चीजें तो हम पहले से कर रहे हैं ना, यहाँ पर में पहले से ही कर रहे हैं उसका इस्तेमाल। ओके, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, फॉसिल फ्यूल। ओके, 4600 लोग जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स हमारे साथ में, यहाँ 3000 के करीब करीब आप लोगों ने लाइक्स भी कर दी। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, और आप लोगों की टेस्ट होने वाली है अभी, तो टेस्ट के लिए भी आप लोग सभी लोग तैयार रहिए। तो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में फ्रेंड्स। ठीक है, ये वाली जो स्लाइड है ना आप लोगों की, ये पूरा का पूरा ये मैं आप लोगों के साथ में जो है फ्रेंड्स शेयर कर दूंगा पूरा। ठीक है, कि कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स। ठीक है, इसको कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, परंपरागत जो पुराने समय से इस्तेमाल हो रही है, और यहाँ पर में होता है ये गैर परंपरागत, गैर परंपरागत। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा याद रख लेना है। ठीक है, कौन कौन से, एक काम करो, गैर परंपरागत के कम से कम यहाँ पर में आप 5 नाम लिख के बताओ, बोला 6 में से 6 नाम दिए, 5 नाम आप लोग लिखकर बताओ मुझे कमेंट के अंदर में, देखते हैं जितने आप लोगों को याद हो पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के जो है ये एक साथ आप लोगों को यहाँ पर में दे भी दिए गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले नाम है यहाँ पर में। ठीक है, अभी आप लोगों की जो है फ्रेंड्स थोड़ी देर के अंदर में, ठीक है, अभी जो टेस्ट होने वाली है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो टेस्ट होने वाली है उससे पहले आपका साइंस का लेक्चर होगा। ठीक है, उसमें फूड चेन और वेब चेन पढ़ाएंगे, इसमें से भी 2 क्वेश्चंस आप लोगों के आने वाले हैं टेस्ट में। ठीक है, तो इस लेक्चर के तुरंत बाद आपको वो लेक्चर पे जाना है, वो लेक्चर देखना है अच्छे से। 15-10 मिनट का लेक्चर होगा, 10 से 15 मिनट का लेक्चर। उसके बाद में 3 बजे आप लोगों की टेस्ट जो है एग्जैक्ट स्टार्ट होंगी। ओके, तो वो लेक्चर भी आप लोगों ने देखना है, दोनों मिलाकर टेस्ट होने वाली है आप लोगों की, दोनों के मिलाकर टेस्ट होने वाली है। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? अध्यक्ष कौन थे ये बता देंगे आप लोग उस सेशन के। ठीक है, ये भी बताइए, इंपॉर्टेंट है। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन जो है आप लोगों का आयोजित हुआ था कलकत्ता के अंदर में। इसके अध्यक्ष थी एनी बेजेंट। एनी बेजेंट, एनी बेजेंट जो है फ्रेंड्स, ये अगर इनके बारे में मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये फर्स्ट जो है फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फीमेल या वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष थी एनी बेजेंट। यूपी की पीईटी की एग्जाम हुई थी, उसके अंदर में क्वेश्चन आया था कि पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी। ठीक है, तो ये बताएंगे आप लोग, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था 1917 का अधिवेशन, एनी बेजेंट अध्यक्ष थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, चलिए
याद रहेगा आप लोगों को, एनी बेसेंट। ठीक है, देखिए ये है एनी बेसेंट आपकी। ओके, भारत के अंदर में ये जो है फ्रेंड्स, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहता हूँ बस आप लोगों को, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको याद रख लीजिए। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करके याद भी करा दूंगा। ठीक है, थियोसॉफिकल, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, लिखो थोड़ा सा थियोसॉफिकल सोसाइटी, लिखो तो आप लोग थोड़ा सा। मैं आपको बताता हूँ, देखो जो टफ पॉइंट होते हैं ना, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा सा उसके ऊपर में भी ध्यान देना स्टार्ट करें। थियोसॉफिकल सोसाइटी उससे जुड़ी हुई थी ये, थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये अध्यक्ष थी। ठीक है, भारत के अंदर में वैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, न्यूयॉर्क में हुई थी, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी की वजह से ही भारत आई थी ये। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में जो ज्ञान था, ठीक है, उसको पढ़ने, उसको अर्जित करने के लिए बनाई गई एक सोसाइटी थी न्यूयॉर्क में 1875 में। ठीक है, ओके, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। लेकिन बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी की कमान जो है वो इन्होंने, एनी बेसेंट ने संभाल ली। थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मैं बताऊं, अगर आप थोड़ा सा झेलने की कैपेसिटी में हो तो अच्छी बात है, आप लोग ध्यान से समझिए। अडियार में था, अडियार। अडियार कहां पर में है, तो मद्रास में, मद्रास। ठीक है, तमिलनाडु में, अडियार में। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपका 3000 प्लस लाइक्स के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, 3000 प्लस आप लोगों ने लाइक्स कर दिए, शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, तो ये प्लीज ये लिखो आप लोग, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, अडियार में हेडक्वार्टर था, मद्रास के अंदर में इसका ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक और मैं पॉइंट बताना चाहूंगा आप लोगों को। मैडम थोड़ा सा इधर में लिख दूं क्या, एनी बेसेंट जी कहा लिखेंगे। ठीक है, होम रूल मूवमेंट। ठीक है, होम रूल, ठीक है, लीग। ठीक है, होम रूल लीग इन्होंने स्टार्ट की थी फ्रेंड्स आपकी सितंबर, ठीक है, सितंबर के अंदर में 1916 में। ठीक है, तो सितंबर 1916 में उन्होंने होम रूल लीग स्थापित की थी, और होम रूल लीग का भी हेडक्वार्टर कहां पर में था, अडियार में, इनकी वाली होम रूल लीग का। तो होम रूल लीग इन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है, होम रूल लीग, होम रूल लीग दो थी, एक थी जो है आपके लोकमान्य तिलक की। ठीक है, और दूसरी वाली जो थी फ्रेंड्स आप लोगों की, वो थी आपकी एनी बेसेंट की। तो एनी बेसेंट वाला जो होम रूल लीग था आप लोगों का, ठीक है, ओके, होम रूल लीग का वो था आप लोगों का अडियार के अंदर में। अर्चना बोल रहे सर कुछ लोग ये सब वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं जिससे हमें पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। अर्चना जी मैं समझ सकता हूँ, मैं वहां पर मैं जो है मैंने प्लीज जहां भी आप लोग पहुंचा सकते हो बात वो पहुंचा देना, कि प्लीज वो लोग जो है प्रॉपरली उसमें वो दे कि भाई ये जो है सेशन टीचिंग परीक्षा का जो ऑफिशियल लिंक वहां पर मैं डाले ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। व्हाट इज द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार स्टेट एज पर सेंसस 2011? टोटल लिटरेसी रेट क्या था, इसके लिए पोल दे दिया जाए जल्दी से, ताकि हम लोग हमारे बच्चों से ये देख सके कि कितना बच्चों को आ रहा है। देखिए टोटल लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स हमारे बिहार की, ठीक है, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 61.80 हो जाएगा यहाँ पर में टोटल लिटरेसी रेट। ये आपका बिहार सीईटी बीएड के एग्जाम के अंदर में आया था आप लोगों का। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को टोटल लिटरेसी रेट की बात बताऊं आपका, तो 61.8 हो जाएगा। अगर पुरुषों की बात करें तो 71.2, और महिलाओं की बात करें तो 51.5। जल्दी से एक बार जो है अपने अपने लिख देंगे यहाँ पर में, आप कौन से वाले इसके अंदर में आते हो। ठीक है, 61.8 के अंदर में तो आप आते ही होंगे। ठीक है, जितने भी लोग हैं, अगर आप इसमें आते हो तो ये नंबर लिख दीजिए, अगर आप इसमें आते हो तो ये नंबर लिख लीजिए, आपको अपना अपना नंबर याद हो जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है फ्रेंड्स जो हम लोग हमेशा करते हैं, पेड क्लास के अंदर में भी आप लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा ये एक्टिविटी करवाता हूँ कि आप लोग करिए, लिखिए, ताकि आपको याद हो जाए वो चीजें एटलीस्ट। अगर वो आता है तो आप लोग याद कर लोगे, क्योंकि 51.5 वाला क्वेश्चन ऑलरेडी टीआरई 1 में आ चुका है आपका। जिसमें आप आते हो वो वाला लिखिए आप लोग। ठीक है, इसके अलावा लिंग अनुपात कितना है, मतलब कि हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, ठीक है, हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 918 लड़कियां है बिहार के अंदर में, यह है लिंग अनुपात। ठीक है, लिंग अनुपात इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 1000 लड़कों के मुकाबले में पूरे बिहार में 918 लड़कियां है, मतलब पूरे बिहार में 1000 लड़के और 918 लड़कियां ही नहीं है, ये एवरेज बता रहा हूं आपको, लड़के और लड़कियों का एवरेज बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स बाल लिंग अनुपात की बात करें कि 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं, उसमें अगर 1000 बच्चे हैं लड़के वाले, लड़के बच्चे, तो 935 बच्चियां है। ठीक है, अभी भी यहाँ पर में कमी, आप देखिए बच्चियों में भी कमियां हैं, तो जिनकी बेटियां हैं, ठीक है, वो खुश रहे, जिनके बेटे हैं
जैसे जो भी है जिनकी शादी हो चुकी होंगी, जिनका बेटा होगा, अभी से बहू देखना स्टार्ट कर दो अपने लिए, आगे में जाके आपको बहू नहीं मिलने वाली नहीं तो। ठीक है, लड़कियों की देखो कमी है यहाँ पर, कैसे मिलेंगी तुमको बहू। ठीक है, अच्छी बात है, फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या होता है, कुरीति है हमारे समाज के अंदर में बहुत खराब वाली, कि दहेज वगैरह, और एक पिता को बचपन से सोचना पड़ता है जब बच्ची होती है तो, जो मुझे लगता है कि बहुत खराब चीज है। लेकिन अच्छा होगा बाद में कि भाई लड़का लड़का लोग लड़के दहेज देंगे कि भाई हमारे लड़की से शादी करा दो। ठीक है, अच्छा हो जाएगा ना कितना बढ़िया से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, साक्षरता दर के मामले में जो है बिहार सबसे नीचे है। ठीक है, पूरे जितने भी स्टेट्स है उनमें सबसे नीचे है, सबसे ऊपर केरल है, सबसे ज्यादा साक्षर केरल है, ये भी याद रखें आप लोग। ठीक है, केरल सबसे ज्यादा साक्षर है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, ये बताइए आप लोग, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी। बताइए जल्दी से, साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी। देखिए अगर यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे ना अपन, तो केरल जो है आप लोगों का सबसे ज्यादा साक्षर वाला राज्य है, स्टेट है। और ये लक्षद्वीप जो है आप लोगों का क्या है, ये यूटी है, तो यूटी वाला आप लोगों को याद हो गया, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में। बिहार 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति कितनी है। देखिए ये क्वेश्चन आपका टीआरई का क्वेश्चन है, टीआरई का एक्चुअल क्वेश्चन आपका, बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए आप लोग, साक्षरता दर टोटल। तो यहां पर मैं आप लोगों को अभी बताया, ठीक है, अभी आप लोगों को बताया कि भाई साक्षरता दर कितनी है, 61.8 है टोटल कुल व्यक्ति। तो जो कि ऑप्शन में तो दिया ही नहीं कहीं पे भी, तो आंसर नन ऑफ द अबव ई होगा। इसी वजह से आपका पूरा लेक्चर देखना अच्छे से जरूरी है, सारे के सारे। ठीक है, तो आंसर ई है। जितने भी बच्चे हैं सभी लोग कमेंट में लिख देंगे ताकि याद हो जाए। और देखो कमेंट जो है ना वो आप लोगों के लिए करा रहा हूं, ताकि आपकी सेंस जो है वो याद अच्छे से रहे। आपको बचपन में जैसे एबीसीडी याद कराती थी ना टीचर आपकी, ठीक है, तो वो उसके लिए आपका कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा जब एक्टिविटी करोगे आपको याद रहेगा। बाकी लोग क्या है, कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, सर कमेंट क्यों करवा, अरे भाई झंडू बाम एक बाम तीन काम, तुमको समझ में नहीं आता है कि तुम्हारा सेंस कैसे काम करते हैं करके, बेवकूफ हो तुम। भारत की 2011 की, इसी वजह से तुम पीछे रह जाते हो। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी, बताइए। अब इसका आंसर भी हर कोई बच्चा करेगा, जल्दी जल्दी से। अब आप ये क्वेश्चन का आंसर तो हर एक बच्चे ने देना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जी, तो आंसर जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहां पर मैं बोला है आप लोगों का कुल महिला साक्षरता दर बिहार की, तो वो है 51.5। ठीक है, तो यहाँ 51.5 दिया नहीं है आपका कहीं पे भी, तो आंसर नन ऑफ दी अबव होगा। इतना स्पेसिफिक आप लोगों को आना चाहिए आंसर, इतना क्लोज अगर आ जाए तो भी आना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। एक पॉइंट मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जल्दी से मेरे को आप लोग आंसर करेंगे। बताइए कि टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब कि जो है दशकीय वृद्धि दर बिहार में कितनी थी। देखो मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं यहां पर, मैं आप बोलोगे जूम कर दो, मैं जूम करके बता दूंगा, लेकिन मेरे को आप लोग लिखकर बताइए टोटल जो है वृद्धि दर 10 साल में बिहार में कितनी दर बढ़ी है। ये क्वेश्चन आपका आने की संभावना है आगे में। ठीक है, आप लोगों से महिला साक्षरता दर पूछ लिया है, अब आप लोगों से पुरुष साक्षरता दर पूछा जा सकता है। आप लोगों से ओवरऑल साक्षरता पूछी जा चुकी है, एक ही बच गए, पुरुष ही बच गए अब यहाँ पर में, तो ये भी आप लोग लिख लीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। इसके अलावा पूरे भारत का कितना परसेंट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बिहार बनाता है, मतलब बिहार में कितना पॉपुलेशन रहती है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका, लिख लीजिए आप लोग। पूरे भारत की कितने परसेंट पॉपुलेशन बिहार में रहती है, एक बार लिख दो आप लोग। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स 3197 3197 का चैट रेट चल रहा है आप लोगों का। कमाल कर दिया आज आप लोगों ने, बहुत ज्यादा कमाल कर दिया है। ठीक है, 13197 का चैट रेट।
चलिए आगे बढ़ते से पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड कि टेस्ट कैसे देना है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इसको बाद में हम लोग देखेंगे, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में इसको लगा दे। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग फ्रेंड्स। देखिए दिल्ली सल्तनत हमारे भारत के अंदर में क्या हुआ था कि जो है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद में 1192 में मोहम्मद घोरी ने क्या किया, अपना एक जो है पपेट जिसको आप लोग बोल सकते हो, उसको यहाँ बिठा दिया था, ठीक है। आपको पता है ना कि 1191 के अंदर में और 1192 के अंदर में, 1191 और 1192 क्या है, रोल नंबर है कि किसी के नहीं, ये साल है 1191 एडी और 1192 एडी में। इसमें तराई की पहली लड़ाई हुई, तराई की पहली लड़ाई कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान जीत गए, ठीक है। तराई की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, सेकंड वाली लड़ाई, तराई की दूसरी वाली लड़ाई, ठीक है, इसके अंदर में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद घोरी जो है वो जीत गया था, मोहम्मद घोरी जीत गया। उसने क्या किया, मोहम्मद घोरी ने यहाँ पर में इस इलाके के ऊपर में अपना एक जो उसका गुलाम था उसको बिठा दिया। उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद घोरी का गुलाम था। अब आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एक बन गया, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, क्वेश्चन के अंदर में लिख सकते हो आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। लिखिए जल्दी से, यहाँ पर में 4900 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सभी लोगों के आंसर्स आ जाने चाहिए यहाँ पर में आप लोगों के, ठीक है। और एक बार लाइक एंड शेयर सभी लोग कर दीजिए अगर आप चाहते हो ऐसी एनर्जेटिक तरीके से पढ़े हम लोग। तो 1191 में तराई की पहली लड़ाई हुई थी, 1192 के अंदर में आप लोगों की तराई की दूसरी लड़ाई हुई थी, पृथ्वीराज चौहान हार गए, मोहम्मद घोरी जीत गया। मोहम्मद घोरी ने इस इलाके में कुतुबुद्दीन ऐबक को बिठा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, ठीक है, उसका नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार में आकर भसड़ मचाई थी। और बिहार में क्या भसड़ मचाया था उसने, बिहार के अंदर में नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी मठ, उनको जला दिया था, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बीपीएससी के एग्जाम में आ चुका है। बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का गुलाम, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बख्तियार खिलजी। ये बढ़िया है यार, गुलाम अपने अपने गुलाम रख रहे, एक नंबर मस्त है, इन लोगों की चेन चली हुई है यहाँ पर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना फ्रेंड्स, इसने क्या किया, मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो गई, ठीक है। 1192 से लेकर 1206 तक उसने गुलाम के रूप में शासन किया। जैसे ही 1206 के अंदर में मोहम्मद घोरी की मृत्यु हुई, तो उसने क्या किया, अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया शासक 1206 में, और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहां से हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह शासक बना, ठीक है, आराम शाह, ठीक है, आराम शाह शासक बनता है केवल 8 महीने के लिए। फिर उसके जो जीजा जी थे, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और उसका गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश उसने अपने जो है साले साहब को जो है वो गद्दी से हटा दिया और खुद शासक बन गया। हर जीजा जी जेठालाल नहीं होता, और हर जो है ना वो साला जो है वो सुंदरलाल नहीं होता, ठीक है। कुछ कुछ जीजा जी इल्तुतमिश टाइप के भी होते हैं, जो अपने ही जो है ना साले साहब को हटा के गद्दी से खुद शासक बन जाते हैं। तो इल्तुतमिश ने अपने साले को हटा दिया वहां से गद्दी से, ठीक है, और खुद शासक बन गया। अब क्या बात होती है कि इल्तुतमिश भी मरेगा कभी ना कभी, तो इल्तुतमिश मरा, इल्तुतमिश, ठीक है, उसकी मृत्यु होती है। तो उसके बाद में इल्तुतमिश का बेटा था एक, ठीक है, उसका नाम क्या था, इल्तुतमिश के बेटे का जो शासक बनता है, रुकनुद्दीन नाम था, उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज नाम था उसका। लेकिन ये बड़ा ही जो है ना रंगीन मिजाज शासक था, रंगीन मिजाज, पता है, बड़े आपकी औलाद वाला टाइप का नहीं क्या भाई, बस उसको पीके टुन्न रहता था, और काम करो खोल दो बहुत सारा, ठीक है। तो पीके टुन्न रहता था, और बहुत ज्यादा जो है आप समझ जाइए कि दरबार के जो राजा वाले शासक वाले जो काम थे वो वाले उसके पूरे के पूरे वो थे, ठीक है, रुकनुद्दीन के। तो इसी वजह से उसको रुकनुद्दीन को हटा दिया गया, और उसके बाद में फिर रजिया सुल्ताना जो है शासक बनी थी, रजिया रजिया सुल्ताना शासिका बनी थी। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, रजिया सुल्ताना। तो इल्तुतमिश के बाद शासक कौन बना था, तो ये आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स, रुकनुद्दीन बना था। डायरेक्ट रजिया लगाने वाले का आंसर गलत हो गया। 55% लोगों ने आंसर लगाया था ए, ठीक है, 55%, और केवल जो है 30% लोगों ने यहाँ आंसर लगाया था। तो इसी वजह से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इसको। 5000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, 5000 प्लस जो है यहाँ पर में पूरे बच्चे अभी यहाँ पर में लाइव है, बहुत बहुत शुक्रिया।
ठीक है। तो रजिया नहीं बनी थी, रुकनुद्दीन फिरोज बना था, ये बताना था आप लोगों को, पूरी कहानी इसके लिए बनाई गई है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये एक पूरी की पूरी लिस्ट है आप लोगों की, और ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है आप लोगों को मिल जाएंगी, जिसके अंदर में दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, ठीक है, पहले वाले जो दिल्ली सल्तनत का, वो पूरा का पूरा आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए आगे आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना है कि एनीमोमीटर किसका मापन करता है। एनीमोमीटर, ठीक है, तो ये देखिए एनीमोमीटर किसका मापन करता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग जी। एनीमोमीटर, तो देखिए जितने भी यहां पर मैं आप लोगों के दिए हुए हैं ना, ठीक है, उनमें से अगर मैं आप लोगों से बात करूं आप लोगों के इस पूरे के पूरे इसकी, तो एनीमोमीटर की अगर हम लोग बात कर लेंगे फ्रेंड्स, तो ये हवा की गति जो होती है ना आप लोग, उसको मापने के लिए, विंड स्पीड को मापने के लिए करता है इसका इस्तेमाल। विंड स्पीड को मापने के लिए हवा की गति, एनीमोमीटर, तो हमेशा याद रखना है आप सभी लोगों ने। कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो है आप लोगों के बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, जैसे कि बैरोमीटर जो है आप लोगों का वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं आप लोग। एक है आप लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पर में ओडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर आपका पहिए की गति मापने की दूरी जो मापते हैं ना, उसका इस्तेमाल, उसके लिए करते हैं आपको ऑडोमीटर का इस्तेमाल। ठीक है, ऑडियोमीटर है आप लोगों का ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रेविमीटर पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाने के लिए ग्रेविमीटर का, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेविमीटर आप लोगों का। और सिस्मोग्राफ पता ही आपको कि भूकंप की तीव्रता मापती है सिस्मोग्राफ से, मशीन है ये सिस्मोग्राफ नाम की मशीन। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक इसका नाम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है, बताइए जल्दी से। लिखना स्टार्ट भी कर दिया लोगों ने। पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमीटर जल्दी बताइए आप लोग यहाँ पर में पायरोमीटर। बफरिंग का इशू कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पर में, बफरिंग बफरिंग बफरिंग, ऐसा होना तो नहीं चाहिए यहाँ पर में। एक बार देखिए आप लोग, क्या बफरिंग का इशू अभी भी आ रहा है आप लोगों को, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है कि ये एक बार बता दीजिए आप लोग, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ फ्रेंड, जस्ट अ सेकंड। एक बार चलिए, होपफुली फ्रेंड्स अब आप लोगों को आने लगा होगा यहाँ पर में, देख लीजिए एक बार, अब एक बार देख लीजिए, आवाज आ रही होगी और वीडियो भी क्लियर आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से पायरोमीटर की बात कर रहा था फ्रेंड्स। पायरोमीटर जो है आप लोगों का उच्च तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उच्च तापमान, ठीक है, तापमान, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम के अंदर में, उच्च तापमान पायरोमीटर आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। देखिए यहाँ पर में निम्न, आप लोगों को बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच रायचूर दोआब स्थित है। रायचूर दोआब, रायचूर दोआब कौन से दो नदियों के बीच में स्थित है? अभी टेस्ट होंगी आप लोगों के फ्रेंड्स, तो तैयार रहिए सभी के सभी लोग। रायचूर दोआब आप लोगों का कौन से दो नदियों के बीच में स्थित है? रायचूर दोआब, इसके अलावा जो भी लोग टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो नीचे में एक नंबर चल रहा है फ्रेंड्स, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं, या टीचिंग परीक्षा ऐप पर चले जाइए डायरेक्टली, वहां से भी आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हो। देखिए अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों के रायचूर दोआब की, तो ये कृष्णा तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच वाले इलाके को बोला जाता है। रायचूर दोआब के लिए हमेशा लड़ाइयां हुई है, ठीक है। रायचूर दोआब क्यों लड़ाई हुई है रायचूर दोआब के लिए? क्योंकि रायचूर दोआब जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि है। देखिए यहाँ पर में है कृष्णा नदी और यहाँ पर में आती है तुंगभद्रा, ठीक है, ये है कृष्णा नदी और यहाँ से तुंगभद्रा नदी, तो इसके बीच वाला जो ये इलाका है ना आपका, ठीक है, ये वाला जो इलाका है आप लोगों का, ये इस इलाके को आप रायचूर दोआब कहते हो।
तो रायचूर दो आप बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन है, और इसके लिए हमेशा जो है अलग अलग शासकों के बीच में लड़ाइयां हुई है रायचूर दो आपको हासिल करने के लिए। ठीक है, ओके। तो जी हाँ, आज ही टेस्ट होंगी आपकी। तो कर्नाटक में कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? ओके। एक क्वेश्चन आप लोगों का आया था फ्रेंड्स, केवीएस टीजीटी 2018 के एग्जाम में। पूछूं मैं आप लोगों से? अगर आप चाहते हो तो हाथ ऊपर कर दो एक बार, मैं वो भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। क्या पता आप लोगों से भी पूछ लो क्वेश्चन। आप लोगों से उस एग्जाम में आया था केवीएस टीजीटी 2018 के एग्जाम के अंदर में आया था कि भीमा किसकी सहायक नदी है? भीमा, भीमा जो है फ्रेंड्स ये किसकी सहायक नदी है, ये क्वेश्चन आया था। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा में जाकर मिलती है। और वैसे ही भीमा जो है वो भी कृष्णा की ही सहायक नदी है, कृष्णा नदी की। ठीक है, कृष्णा नदी कौन सी दिशा में बहने वाली नदी है? कृष्णा नदी आप लोगों को याद रखना है पूरब की तरफ में बहने वाली नदी है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, ये भी याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है ये। ओके, चलिए। अच्छा, कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। ठीक है, महाराष्ट्र से कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। ये भी अगर कभी आ जाए तो आप लोग याद रखोगे इसको। ओके, चलिए। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज सोमेश्वर हिल लोकेटेड? सोमेश्वर हिल, देखिए फ्रेंड सोमेश्वर हिल जो है ना, ये तो इसका अपने आप में ही बड़ा महत्व है। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व भी है और ज्योग्राफिकल महत्व भी है इसका। आपका सबसे बिहार की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सोमेश्वर फोर्ट है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसको बोलते हैं सोमेश्वर किला, सोमेश्वर फोर्ट, सोमेश्वर फोर्ट। ठीक है, ये आपका सबसे ऊंची चोटी है बिहार की। ठीक है, कितना है इसकी ऊंचाई? ठीक है, तो 865 मीटर। पहले पारस चोटी हुआ करती थी बट वो झारखंड में चली गई। तो उसके बाद में सोमेश्वर हिल है आप लोगों की। ये कहां पर में मिलेगा आप लोगों को, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मिलेगा? ठीक है, तो ये पश्चिमी चंपारण के अंदर में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के अंदर में। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए। 5130 बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड, 4000 से ज्यादा लाइक्स कर दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहिए और ये भी लिखते रहेंगे आप लोग सभी लोग, जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कभी भी कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण के अंदर में आप लोगों का जो है ये मिल जाएगा सोमेश्वर हिल्स। नाउ फ्रेंड्स आप बताइए वह तापमान। ठीक है, देखिए 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप लोग। एग्जाम में देखिए आप लोग 2 बार ये क्वेश्चन आया है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। 2 बार बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्रीलिम्स 2016 में, और देखिए 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में, हो सकता है आपसे 2024 में, 2025 में आप लोगों से टीआरई में भी पूछ लिया जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ओके, ओके। तो कौन सा स्केल है जिसके ऊपर में फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों स्केल मान समान हो जाते हैं? मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने एक शॉर्ट बनाया था, अगर भावेश सर है यहाँ पर में तो जल्दी से वो उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, जहां पर मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसके अंदर में ये पॉइंट मैंने बताया था। ठीक है, अगर उसका स्क्रीनशॉट हम लोग जल्दी से लगा सके इस स्लाइड के बाद में स्पीड में, सबसे पुराना वाला शॉट जो होगा उसके अंदर में होगा, वो ओल्डेस्ट शॉट के अंदर में। तो देखिए फ्रेंड्स आपका -40 डिग्री जो होता है ना, उसके ऊपर में फ़ारेनहाइट डिग्री, फ़ारेनहाइट स्केल और आप लोगों का जो फ़ारेनहाइट स्केल और आपका जो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस स्केल जो है आप लोगों का वो समान हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कोशिश करता हूँ अगर आप लोगों को दिखा सकूं। अब इसमें नीचे वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो भी आप लोग देखिए। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक शॉर्ट दिखाता हूँ। ओके, मैंने ढूंढ लिया है और ये क्वेश्चन आपका एचटेट के अंदर में आया था। ओके, चलिए।
तो यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ढूंढ के मैं यहाँ पर मैं बता दूंगा। अभी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों के दोनों जो है आप लोगों के, ठीक है, जो है आप लोगों के क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि अलग अलग समय में अलग अलग हो जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये याद रखना है, आप लोगों का निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस का नाम से जाना जाता है, ठीक है। हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, जल्दी से ये भी बता देंगे आप सभी लोग। लाफिंग गैस के नाम से भी आप लोग इसको जानते हो। और 5334 बच्चे जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आंसर्स भी कर रहे हो आप लोग, 4248 लाइक्स कर दिए आप लोगों ने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आप लोगों की जो टेस्ट है वो किस प्रकार से होने वाली है, कैसे वो होगा, वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, पेंटा ऑक्साइड या नाइट्रोजन। आपको कुलदीप सर ने ये करवाया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको याद भी रखा होगा, ठीक है। तो देखिए, जब आपकी जो हंसने लाफिंग गैस है ना, वो है नाइट्रस ऑक्साइड, आप लोगों की नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको जनरली आप लोग इस तरीके से N2O के नाम से आप लोग जानते हो, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड आपका, ठीक है। इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। और इसको ये नाम जो है किसने दिया था? हम्फ्री डेवी, ठीक है। हम्फ्री डेवी करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसका नाम दिया था इसको, हम्फ्री, ठीक है। नाम दे देता हूं मैं आपको, हम्फ्री, हम, ठीक है, फ्री डेवी करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको नाम दिया था लाफिंग गैस के नाम से, हम्फ्री डेवी ने इसको नाम दिया था, ये भी याद रखना आप सभी लोगों ने। ओके, लाफिंग गैस इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। और इसका फॉर्मूला N2O है, ये भी आप लोग याद रखोगे। ओके, चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है ऑलरेडी, और आगे में भी पूछा जा सकता है, N2O, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करे, ठीक है। 5400 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं यहां पर में, और जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते जाएंगे। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का, और हर एक बच्चा पढ़कर, ठीक है, अपने विवेक का इस्तेमाल करके आंसर करेगा इसका, जल्दी जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि फाहियान जो है एक चाइनीज पिलग्रिम था जो हर्षवर्धन के समय में आया था, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को वो हर्षवर्धन के समय में नहीं आया था। आप बताएंगे किसके समय में आया था, तो मैं मानूंगा कि आपको पता है। वैन सांग जो एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था, वो चंद्रगुप्त दो के समय में आया था। मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, दोनों के दोनों। कौन किसके समय में आया था, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं मानूंगा आप लोगों का। मेरे को आंसर नहीं, आप लोगों से चाहिए कि आपका क्या है सही आंसर, क्या है वो आप कमेंट करके बताइए मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपको पता है, ठीक है। अगर मैं फाहियान की बात करूं फ्रेंड, तो फाहियान ये चंद्रगुप्त दो के समय में आया था। जल्दी बताओ चंद्रगुप्त दो को किस नाम से जाना जाता था, जल्दी से आप लोग बताएंगे, चंद्रगुप्त दो को किस नाम से जाना जाता था। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपका हुएन सांग, हुएन सांग जो है ये आया था आपका जो है आपके हर्षवर्धन के समय में, ठीक है। हर्षवर्धन के समय में आया था वो, हर्षवर्धन के समय में, ठीक है। ये आप लोगों का पॉइंट आपका बनता है। हुएन सांग को किस नाम से जानते हो आप लोग? हुएन सांग को, इसको प्रिंस जो है आप लोग प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स के नाम से भी जानते हो, ये भी एक रख लीजिए आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग। यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार। और मेरे को दोनों की बुक्स के नाम भी बताओ अभी, ठीक है। अब बात निकली है तो दूर तक जाएंगी, ठीक है। दोनों की बुक्स के नाम बताएंगे आप सभी लोग मुझे, जल्दी जल्दी से बताओ। तुम्हारे दोनों चचा के लड़कों के नाम, उनकी बुक्स के नाम बताइए आप सभी लोग। पहले आए थे फाहियान चचा, फाहियान, ठीक है। इन्होंने लिखी कौन सी बुक? और आपका वैन सांग, वैन सांग, उसने कौन सी बुक लिखी, ये आप लोग बताओगे मुझे जल्दी से, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी से आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या क्या सीखा हम लोगों ने? हम लोगों ने सीखा फ्रेंड्स यहाँ पर में अभी फिलहाल में हम लोगों ने क्या सीखा, ये देखिए आप लोग। हम लोगों ने सीखा कि हमारे भारत के अंदर में दो जो चीनी यात्री आए थे, ठीक है, उनके नाम हम लोगों ने देखे, ठीक है। हम लोगों ने उनके नाम देखे। उसके बाद में ओके, तो उनके नाम देखे, उनकी बुक के नाम हम लोगों ने देख लिए। चंद्रगुप्त दो को किस नाम से जाना जाता है? आप लोगों ने लिख दिया विक्रम आदित्य, विक्रम आदित्य के नाम से जाना जाता है।
उनकी बुक के नाम आप लोग मुझे थोड़ी देर में बता दोगे, ठीक है, मैं फिर आपको बताता हूँ। तो डी इज द करेक्ट आंसर, दोनों के दोनों गलत थे आप लोगों के। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा नहीं लिखी गई, ठीक है, कौन सी पुस्तक है जो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं लिखी है? जल्दी बता दीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा नहीं लिखी गई है। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखना है आप लोगों ने, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद में अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी कौन होगा? जिसको लाठियां पड़ेंगी, लाठी पड़ेंगी तो कोई खुश थोड़ी होगा, अनहैप्पी होगा। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया नाम की पुस्तक लिखी थी उन्होंने, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, नाम की पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, तो ये अकेली पुस्तक है जो इन्होंने लिखी है, ठीक है। बाकी ये दोनों नहीं लिखी। तो आपसे नहीं वाला पूछा है ना, तो ये और ये आंसर होगा, ए और सी, ठीक है, ए और सी आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ए एंड सी। तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग? आप बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को डील करना होता है। अगर दो ऑप्शन है, नहीं तो आप पता चले कि आप बीच वाला आंसर लगा के आगे बढ़ गए, ठीक है। ए एंड सी है तो डी आंसर होगा आप लोगों का, ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव। नहीं लिखा वाला पूछा है। द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, धन की निकासी भारत से जो है अंग्रेज जा रही, इंग्लैंड जा रही थी। अनहैप्पी इंडिया नाम की पुस्तक लाला लाजपत राय ने लिखी थी, ठीक है। और इंडियन स्ट्रगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आनंद मठ नाम की पुस्तक किसने लिखी है? ये क्वेश्चन कई बार आता है, आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ। 5500 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। आनंद मठ किसने लिखी है? आनंद मठ लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फरवरी 2024 करंट अफेयर का क्वेश्चन, अपार आईडी कार्ड लॉन्च किया गया, कौन से मंत्रालय के द्वारा, और इसका क्या उद्देश्य क्या था? जल्दी से जो आपको पता है बता दीजिए। मैंने पेड क्लास में आप लोगों को अपार जो है आपका, ठीक है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, मैंने आपको इसके बारे में पूरा बताया हुआ है, एक एक चीज आपको इसके बारे में बताया था मैंने, ठीक है। जितने भी बच्चे जिन्होंने फरवरी का करंट अफेयर वाला लेक्चर देखा है ऐप के अंदर में, उनको याद होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ आपका एजुकेशन जो है उसने लॉन्च किया है वन स्टूडेंट वन आईडी कार्ड, मतलब देश भर के अंदर में हर स्टूडेंट के बाद में एक आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। एक आईडी, जैसे एक वन नेशन वन राशन कार्ड वाली स्कीम लाए, वन नेशन वन टैक्स वाला लाया, वैसे ही अब वन नेशन वन आईडी कार्ड स्टूडेंट के लिए, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई। अपार, अपार का जो है फ्रेंड्स एक फुल फॉर्म भी है आप लोगों का, ठीक है, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। तो ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर जो है आपका, उसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये आप लोगों को कहां पर में मिलेगा? abc.government.in के ऊपर में, abc.gov.in के ऊपर में मिलेगा, जो भी स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए, ठीक है। वन स्टूडेंट वन आईडी कार्ड। अब मैं यहाँ पर मैं एक मांग करता हूँ सरकार से, यहाँ पर मैं वन स्टूडेंट वन रिजल्ट, ठीक है। टीचिंग परीक्षा की तरफ से आप सब लोगों की तरफ से, इतना बड़ा परिवार है हमारा यार, 5500 लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, छोटी मोटी संख्या नहीं है यहाँ पर में, ठीक है। और आप लोग, मुझे उम्मीद है और बढ़ाओगे आप लोग, और इसको शेयर करोगे, हमारी जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाओगे। वन स्टूडेंट वन रिजल्ट, पहले ही प्रेफरेंस मांग लो उन लोगों से कि कौन सा, अगर ये इसमें से तुम दो में एक से ज्यादा अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो पहला किस में प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, मांग लो। जैसे यूपीएससी के अंदर में होता है, यूपीएससी के अंदर में 10 उनको पोस्ट नहीं दे दी जाती, एक पोस्ट मांगी जाती है। कोई आईएएस के लिए भी सिलेक्ट होता है पहले नंबर पे, अगर वो चाहता है कि मैं आईपीएस बनूं करके, तो उसको आईपीएस की पोस्ट दी जाती है। ये नहीं बोलते कि तुम दोनों जगह पे जाके दे दो। वन स्टूडेंट वन रिजल्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर जो है इस चीज की मांग करता हूँ पुरजोर तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं फिर से मैं एक बार कहूंगा कि सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा, ठीक है। तो सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। वन स्टूडेंट वन रिजल्ट, जैसे वन स्टूडेंट वन आईडी कार्ड, ठीक है। तो ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करेगा जल्दी से। बताइए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्करेंट लिस्ट इन यूनियन एंड स्टेट, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड ग्रेटेड पावर ऑफ यूनियन।
देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, ठीक है, डीपीएसपी, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए डीपीएसपी जो है, बहुत बार हमने देखा हुआ है कि आयरलैंड नाम के देश से लिया है हमने। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट नंबर 4 है हमारे संविधान का, ठीक है। तो एक ही जोड़ी 3 के साथ लगेंगी आपकी, ठीक है। मूल अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इजी भी है ये आपका, कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? फंडामेंटल राइट्स यूएसए के संविधान से लिए हमने। तो बी की जोड़ी जो है 4 के साथ लगेंगी, 3 4 होना चाहिए आप लोगों का, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता आंसर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो 15 मार्च 2024 के लीक वाले पेपर में आया था, और उससे पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, जो पढ़ाया था वहीं से आया हुआ, ये देखिए, राज्य संघ संबंध में समवर्ती सूची, और भारत राज्यों का संघ है और संघ अधिक शक्तिशाली होगा, दोनों पॉइंट। तो भारत राज्यों का संघ होगा और संघ शक्तिशाली होगा, ये कनाडा से लिया है हमने, कि भारत जो है वो राज्यों का समूह है, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा पावर किसके पास में रहेंगे? केंद्र सरकार के पास में ज्यादा पावर रहेंगे, केंद्र सरकार के पास। ये हमने कनाडा से लिया है, ये वाला प्रावधान कनाडा से, ठीक है, कनाडा, कनाडा से, कि भाई केंद्र और राज्य में, राज्य से ज्यादा केंद्र सरकार पावरफुल रहेंगी, और वो जरूरी भी है एक देश को सूत्र में बांध के रखने के लिए, ठीक है। जैसे कनाडा जैसा जो देश था ही नहीं, वो तो बाद में बना, बट आज भी देखिए कितना बढ़िया तरीके से फंक्शन कर रहा है। वैसे ही हमारा भारत भी देखिए यहाँ पर में एक राज्यों को समेटे हुए है, सारी की सारी जो इतनी डाइवर्सिटीज है उनको समेटे हुए, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन हुआ हुआ है, थोड़ा सा एक सेंट्रलाइजेशन की तरफ में दिया है हमने। तो यहाँ पर में आपका इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड ग्रेटेस्ट पावर टू यूनियन, ये जानबूझकर, ये आप अगर जो संविधान सभा की जो जो उस समय में डिबेट्स हुई थी उसको आप पढ़ोगे, ठीक है, एक संविधान करके शो आया था राज्यसभा टीवी के ऊपर में, उसको भी आप सुनोगे, उसके ऊपर में डिबेट हुई थी इस चीज के ऊपर में, और उन्होंने बहुत सोच समझ के ये वाला प्रावधान रखा था कि भाई हमारे देश के अंदर में, ठीक है, यूनियन जो है एक सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, एक हाथ में होना चाहिए, ताकि सही तरीके से और एक दिशा में फैसले लिए जा सके। तो यूनियन ऑफ पावर कनाडा से लिया है हम लोगों ने, और कनाडा भी ने भी उसको साबित किया, भारत ने भी उसको साबित किया है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, ये वाला आप लोगों का, कि कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कि कुछ ऐसी सूची जिसके अंदर में केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया हमने। क्या बात है फ्रेंड, 5600 के पास पास आप लोग पहुंच रहे हो, जल्दी जल्दी से इसका भी आंसर कर देंगे आप लोग। डी की जोड़ी जो है आप लोगों की लगेंगी 2 के साथ, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर में देखिए इस तरीके से, ठीक है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, कितने लोगों का सही था? 56% लोगों ने सही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को देख सकते हो, आप लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड ग्रेटर पावर टू दी यूनियन, कनाडा से लिया है। आगे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा टेस्ट कैसे दे सकते हो, ठीक है। पहले हम लोग जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है उसको जल्दी से कर लेते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि टेस्ट जो है आप लोगों की एग्जैक्ट 3 बजे स्टार्ट होंगी और 3:20 पे खत्म हो जाएंगी। जो बच्चा 3:05 के बाद से ज्वाइन करेगा, ठीक है, उसका रिजल्ट काउंट नहीं होगा, ठीक है। 3:20 पे टेस्ट खत्म हो जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। 3 बजे आप लोगों ने एग्जैक्ट जाना है, ठीक है, टेस्ट के अंदर में, ठीक है। और जो बच्चा 3:05 के बाद ज्वाइन होगा, अगर उसने स्टार्ट किया है 3:05 के बाद में, उसका रिजल्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। 3 बजे ही, जैसे एग्जाम में एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट होती है, वैसे ही आप लोगों ने जाना है, ठीक है। तो 3:05 के 3 बजे से 3:05 तक आप लोगों के पास में समय रहेगा। अगर नहीं खुल रही है तो रीस्टार्ट करो, ठीक है। जो भी चीज है आप लोगों की वो कर लो आप, लेकिन ये 5 मिनट बहुत इनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है, करने के लिए। तो 3:20 पे रहेंगी। जो सोल्यूशंस रहेगा आपको वो भी आपको मिल जाएगा 4 बजे। वो उसको जानबूझ के हाइड रखा जा रहा है ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की चीटिंग को अवॉइड किया जा सके। अगर आपको टेस्ट नहीं दिखती है तो आपको रिफ्रेश करना है, ऐप को बंद करके स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आप एक बार लीव करते हो टेस्ट को तो आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा। मतलब जो बच्चे होते हैं ना कि मोबाइल में टेस्ट दे रहे हैं और गूगल में जाके सर्च कर रहे हैं, अगर आपने ऐप को लीव किया तो आपकी टेस्ट का रिजल्ट जो है वो सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो हमने हर संभव प्रयास किया आप लोगों के कि आप लोगों का जो भी बच्चा चीटिंग करता है उसको रोक दिया जाए। जल्दी से हम लोग यहाँ पर में देखते हैं अभी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, भारत की पहली महिला बन गई है एथलीट जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है, आपका घुड़सवारी के अंदर में, ठीक है, घुड़सवारी के अंदर में, ठीक है, पहली महिला, बताइए जल्दी से यहाँ पर में। इक्वेस्ट्रियनिज्म उसको बोला जाता है फ्रेंड्स, घुड़सवारी को। तो घुड़सवारी के अंदर में बताइए कौन है? हम्म
तो आंसर हो जाएगा आपका दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। तो ये आप देख सकते हो दिव्य कीर्ति सिंह है, ये घुड़सवारी करती है और अर्जुन अवार्ड पाने वाली इस प्रतियोगिता में इक्वेस्टेरियनिज्म के अंदर में पाने वाली पहली महिला एथलीट बन गई है। ठीक है, पहली महिला एथलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। तो देखिए ये जयपुर की रहने वाली है, मतलब राजस्थान से बिलोंग करती है, याद रखना आप लोगों ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको जो है फ्रेंड्स अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया है घुड़सवारी के अंदर में, और पहली महिला घुड़सवार जिसको मिला है दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी? वो आया और पटर पटर इंग्लिश में बोला। ठीक है, तो वो बोला अरे वाह, ठीक है, इंग्लिश में बोला और फिर बाद में बोलता फारसी के अंदर में। ठीक है, फारसी भाषा में भी बात करने लगा और जहांगीर को फारसी आती थी, पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन में भी बोलने लगा। तो वो बोला अरे जहांपना तुसी ग्रेट हो, तुम तो इंग्लिश में भी बोलते, फारसी में भी बोलते। ठीक है, तो खुश हो गया। तो क्या हुआ, जहांगीर ने उसको जो है विलियम हॉकिंग्स को, ठीक है, विलियम हॉकिंग्स को जो है फ्रेंड्स इंग्लिश खान की उपाधि देती थी और 400 जात का मनसबदार भी बना दिया था। 400 जात का मनसबदार। अब ये जात मतलब वो कास्ट वाला जात नहीं है, जात एक नंबर होता था फ्रेंड्स, जिसके जितनी बड़ी जात नंबर उतना बड़ा जो है आप मनसबदार, उतने बड़े मनसबदार। तो सिंबॉलिक तौर पर 400 जात का मनसबदार किसको बनाया था? तो विलियम हॉकिंग्स को बनाया था। एक आप लोगों से जो है फ्रेंड्स 5 करोड़ या 7 करोड़ कितने का क्वेश्चन आया था वो, ठीक है, केबीसी के अंदर में, आप लोगों को याद होगा ना, एक केबीसी के अंदर में क्वेश्चन आया था कि हेक्टर नाम का जो जहाज आया था उसके कप्तान कौन थे? ठीक है, याद आ रहा है आप लोगों को? हेक्टर नाम का जहाज, उसके कप्तान कौन है? ठीक है, विलियम हॉकिंग्स उसका आंसर था आप लोगों का। ओके, तो विलियम हॉकिंग उसका आंसर था, हेक्टर नाम का जहाज था, उनके नाम, जहाज का नाम था हेक्टर, जिससे आए थे वो भारत में। ठीक है, 7 करोड़ का था सर, बता रहे सभी लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, ये याद रखना आप लोगों ने। वो फारसी और तुर्की भाषा दोनों के अंदर में वेल वर्स था। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया? देखिए, ठीक है, वो घूमर घूमर, ठीक है, आप लोगों ने देखा ना वो पद्मावत सॉन्ग, पद्मावत मूवी, बड़ा बवाल हुआ था उसके ऊपर में। बताइए, फिर मैं आप लोगों से जो है फ्रेंड्स वो 7 करोड़ वाला सवाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, होपफुली के हम उसको थोड़ा सा बड़ा भी कर पाए। चलिए, गुड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि उसने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया था। कौन से साल में किया था चित्तौड़ के ऊपर में आक्रमण, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको हराकर किया था आक्रमण, ये भी पूछा जा सकता है। और मैंने आप लोगों के लिए पीछे में एक क्वेश्चन और भी लगा दिया आप लोगों का। ठीक है, तो चित्तौड़ के ऊपर में जो है फ्रेंड्स उसने आक्रमण कर लिया था और जो है राणा जो रतन सिंह थे उनको हरा दिया था वहां पर में। ठीक है, चित्तौड़ के ऊपर में 1303 के अंदर में। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? 1303 में। ये क्वेश्चन भी मैं एग्जाम के अंदर में देख चुका हूँ, एक डिफरेंट एग्जाम के अंदर में, कि 1303 में उसने आक्रमण किया था। ठीक है, और नाम क्या दिया था अपने बेटे के नाम पे? खिज्र खान उसके बेटे का नाम था, तो उसका नाम रखा था उसने खिजराबाद। खिजराबाद। अब आप बताओ ऑप्शन में कहा दिया है खिजराबाद, और अपने हिसाब से आप लोग आंसर लगाएंगे जल्दी से। 5500 से ज्यादा बच्चे अभी भी देख रहे हैं फ्रेंड्स, और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा जो भी यहाँ पर में जुड़ा हुआ है टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देगा। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए, और जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो राणा रतन सिंह को जो है उन्होंने हराया था 1303 के अंदर में। खिजराबाद उसने नाम रखा था, ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आंसर ऊपर में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोटा।
नन ऑफ दी अबव, वेरी गुड। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको टेस्ट कैसे देनी है, लेकिन उससे पहले एक सवाल आप लोगों के लिए ये, ठीक है। आप लोग बताइए हेक्टर, देखिए आपको दिख रहा है क्या ये? मैं टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये दिख रहा है या नहीं बच्चों को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, हेक्टर नाम का जो जहाज था, ठीक है, जो कि सूरत में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी जहाज था, उसके कप्तान कौन थे? तो हेक्टर नाम का जहाज लेकर आए थे वो, ठीक है। बताइए उसके कप्तान कौन थे? और 7 करोड़ रुपए का सवाल था ये, 7 करोड़ रुपए का सवाल, केबीसी के अंदर में 7 करोड़ रुपए का सवाल। बताइए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे मुझे उम्मीद है। पहले में दिया है पॉल कैनिंग, दूसरे में विलियम हॉकिंस दिया है, तीसरे नंबर पे दिया है थॉमस रो, चौथे नंबर पे जेम्स लैंकस्टन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बताना कि क्या है आप लोगों का ठीक है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और अब हम लोग जो है बढ़ते हैं हमारे टेस्ट के तरफ में, कि टेस्ट जो है आपको कैसे देना है आप लोगों ने टेस्ट, ठीक है, वो भी आप लोगों को बताता हूं मैं पूरा का पूरा इसके ऊपर में, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़े अब यहाँ पर में। जी, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं अब देखिए यहाँ पर मैं टीम जो है ना हमारी चैन लेने का चैन नहीं ले रही है, वो बोले और क्वेश्चन ढालो और क्वेश्चन, मतलब डेडिकेटेड टीम का डेडिकेशन देखिए आप लोग। और रुकना है आप लोगों ने, क्योंकि आपके अभी साइंस की क्लास होंगे, आप साइंस होंगे, साइंस के भी उसमें क्वेश्चन है, क्योंकि ठीक है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब हमला किया था, कर दो यार इसका भी आंसर। यूपीपीसीएल ए इलेक्ट्रिकल में 2 अप्रैल 2022 को ऑफिशियल पेपर शिफ्ट 1 में आया था। मैं आपसे कह रहा था ना कि पेपर में आया है क्वेश्चन, तो पेपर में आया है, मैंने देखा, मैंने मेरे जिंदगी का बहुत लंबा समय, ठीक है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ने में बिताया, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके लिए स्टडी करने में बिताया। एक समय ऐसा था जब मैं दिन में 2-2 3-3 घंटे जो है वो पेपर्स लेकर बैठा रहता था कि मेरे को क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हमारे इसके तरफ में, ध्यान से समझना। अभी इसके बाद में साइंस की क्लास है, साइंस की क्लास के लिए अंदर में रेडी है क्या? एक बार टीम भी देख लेंगे इसको प्लीज। देखिए आप लोग क्या करोगे, ये आपका टीचिंग परीक्षा का ऐप है, सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। जिन बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है उनको फॉर्म की लिंक नीचे में मिल जाएंगी, ठीक है, होपफुली। और आप लोगों को जो है फ्रेंड्स वो जो साइंस वाला लेक्चर है उसके बाद में भी मिल जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। साइंस का लेक्चर के बाद में भी जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग जाओगे, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों ने क्या करना है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए कैसे करना है आप लोगों ने, ठीक है। देखिए नीचे में स्टोर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ थोड़ा सा जूम करके, ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। ये ऐप है टीचिंग परीक्षा का, ठीक है। यहाँ पर मैं आप देखिए ये पूरा ऐप है आपका, ये ऐप में नीचे में देखिए आप लोग, आपको होम के बाजू में यहाँ स्टोर दिख रहा है, ठीक है, स्टोर दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर में आप जाओगे, ठीक है, ओके। यहाँ पर में आप सर्च करोगे, ठीक है, फ्री, ठीक है, फ्री सर्च करोगे आप लोग। जैसे ही फ्री सर्च करोगे आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर में बीपीएससी टीआरई फ्री कोर्स, ओके। तो बीपीएससी टीआरई फ्री कोर्स के ऊपर में कंटिन्यू लर्निंग पे क्लिक करना है आपने। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, इतना फास्ट जाने की तो जरूरत थी नहीं हमारे टीम को, लेकिन चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग धीरे धीरे देखिए यहाँ पर, जैसे आपने उस पर क्लिक किया, ठीक है, कंटेंट पे गए आप, यहाँ पर में कंटेंट के ऊपर में पहला ही आप लोगों को फोल्डर दिखेगा, इस फोल्डर पे जाना है। और इस फोल्डर के अंदर में जाने के बाद में आप लोग जो है फ्रेंड टेस्ट दे पाओगे 3 बजे, कि 3 बजे के लिए लॉक है। और इसमें साइंस के भी क्वेश्चन है, तो साइंस वाला लेक्चर अभी आप लोगों ने देखना है साइंस की क्लास के बाद में। इसके अलावा एक तरीका और है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप एक बात बताना, आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर में सी ऑल, आप लोग बताइएगा, मैं जूम कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से भी मिल जाता है, यहाँ से भी मिल जाता है। देखिए परचेस्ट को आप लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं है, हमने आपको पीछे से ऐड कर दिया है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया है उसमें। यहाँ सी ऑल देखना है आप लोगों ने, सी ऑल दिख रहा है क्या, हाँ या नाम में बताओ जल्दी से। सी ऑल दिख रहा है आप लोगों को, सी ऑल, ये आपको आपको खरीदना नहीं है, परचेज आपको ऑलरेडी हमने हमारे तरफ से खरीद के दे दिया है, पीछे से हमने आपकी पेमेंट कर दी है, ठीक है, हमने पेमेंट कर दी है आपकी। जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, ठीक है, 10,000 से ज्यादा बच्चे थे, कितने बच्चे थे एक बार मेरे को बता देंगे, आई थिंक 10,000 कल तक थे, 10,500 बच्चे थे जिन्होंने भरा था, उन सबको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो सी ऑल यहाँ पर मैं करेंगे, और जितने भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं वो अभी भी भर देंगे, ठीक है, तो उनको कर दिया जाएगा। लेकिन साइंस की क्लास के बाद, साइंस की क्लास में आपको मिलेगा, तो अभी साइंस की क्लास होने वाली है, उस पर जाइए आप लोग, सी ऑल पे क्लिक करोगे तो भी आप लोगों को दिख जाएगा आपका कोर्स, ठीक है। बाकी अगर ना दिखे तो जल्दी से आना, इस वीडियो को देखना कि कैसे करना है, ठीक है। देखिए स्टोर में जाना है, सिंपल सा, ठीक है,
यहाँ पर मैं आप लोग फ्री कोर्स कर लोगे, वहां पर मैं कंटिन्यू लर्निंग आपको कर लेंगे, आप कंटेंट में जाओगे, यहाँ मिल जाएगा आपको, इस वीडियो को देख लेना आप लोग, मिल जाएगा, पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं अभी साइंस की क्लास में जाइए, आप लोग साइंस की क्लास से भी वो फूड वेब वाला टॉपिक है, उसके ऊपर में से भी क्वेश्चन डाले हैं। उसके तुरंत बाद आपकी 3 बजे टेस्ट होंगी, तो 3 बजे एग्जैक्टली आप लोग चले जाओगे, तब तक ढूंढ के रख लेना आप लोग। ठीक है, और जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर लेंगे, लास्ट समय रहेगा आप लोगों का फॉर्म भरना का, आप लोगों का जो है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों का 2:55। ठीक है, 2:55 लास्ट। जल्दी से जाके आप लोग साइंस की क्लास देखिए अभी, जल्दी से पहले।